वेलकम स्टूडेंट्स। आज फिर हम जो है वो आपके सामने आए हैं और कॉमर्स क्लासेस में बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 5th जो कि ऑर्गेनाइजिंग था उसका सेकेंड पार्ट लेके आए हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने उसके फर्स्ट पार्ट जो था वो हम लोगों ने कर लिया था ऑर्गेनाइजिंग का, जिसमें हम लोगों ने जो है वो बाकी टॉपिक जो है वो कर लिए थे, जैसे कि कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इम्पोर्टेंस क्या थी ऑर्गेनाइजिंग की, एंड नाउ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आज का हमारा जो है वो स्टार्टिंग हम करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो टू टाइप का है। एक तो है फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड द नेक्स्ट वन इज द डिविजनल स्ट्रक्चर। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टू टाइप का है। फंक्शन स्ट्रक्चर जो है वो सबसे सिंपलेस्ट एंड सबसे मोस्ट प्रिवेलेंट फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। इस स्ट्रक्चर पे जो है अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो बनाए जाते हैं और उनका जो है वो मेजर जो फंक्शन है वो परफॉर्म किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। हर एक डिपार्टमेंट जो है उसका एक कोऑर्डिनेटिंग हेड होता है और उनको अलग अलग सेक्शन में जो है वो डिवाइड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो उसमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और एचआरडी डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट जो है इसमें जो है वो रखे गए हैं। उसके आगे जो है वो हम लोग उसको और आगे जो है वो फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। सपोज़ अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो अगर जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसमें एचआर है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो वो अपने आगे जो है वो और जो है वो क्रिएट कर सकते हैं सेक्शंस। सपोज़ रिक्रूटमेंट के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, सेल्स डिपार्टमेंट है, एडवर्टाइजिंग है, सो ऑन, जो भी जो है वो उसको आगे सेक्शन में जो है वो कर सकते हैं। अब मेन एडवांटेजेस जो है वो क्या है इस फंक्शनल स्ट्रक्चर की। एक तो इसमें स्पेशलाइजेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोग जो है वो राइट पर्सन को राइट जो है वो जॉब पे जो है वो लगाएंगे। इससे क्या होगा कि परफॉर्मेंस जो है एम्प्लॉयज़ की वो इम्प्रूव होगी। अगर कोई जो है वो मशीन चलाने के लिए तो उसको मशीन का काम दिया जाएगा, अगर कोई कंप्यूटर नोइंग है उसको कंप्यूटर पे रखा जाएगा। इससे इम्प्रूव होगी उनकी परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ की भी, और स्पेशलाइजेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा उठाए देगा। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन। अगर वर्कर जो है वो एक जैसा जो है वो सिमिलर जॉब पे जो है वो होंगे तो उनको आसानी से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी जो एक्टिविटीज़ है उनको भी कोऑर्डिनेट किया जा सकता है। मैनेजरल एफिशिएंसी इसमें इंक्रीज़ हो सकती है। अगर देखें तो इकोनॉमिकली जो है वो किसी भी तरीके से काम जो है वो उसको डुप्लीकेशन जो है वो इसमें नहीं की जा सकती। मिनिमम कास्ट पे जो है वो हम लोग जो है वो काम करवा सकते हैं। ट्रेनिंग जो है वो इफ़ेक्टिव तरीके से हो सकती है एम्प्लॉय की, क्योंकि उनका फोकस जो है वो सिर्फ एक स्किल ऑफ रेंज पे जो है वो रहेगा। अब हर एक चीज़ में जो है उसकी जो है कुछ अच्छाइयाँ तो होती हैं, अच्छाइयों के साथ साथ जो है वो कुछ उसकी बुराइयाँ भी होती हैं। तो वो बुराइयाँ जो है वो हमारे पास है इसके डिसएडवांटेजेस। ठीक है, अब सबसे पहले तो हिंड्रेंस इन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हैं उसमें जो है वो ओवरऑल अगर हम देखें तो रुकावट आ सकती है, क्योंकि जहाँ पे दो या उनसे ज़्यादा जो डिपार्टमेंट है उनके आपस में टकराव की जो है वो गुंजाइश रहती है। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव नहीं किए जा सकते। कोऑर्डिनेशन जो है इनफेक्टिव हो सकता है, अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कन्फ्लिक्ट हो सकती है आपस में दो से ज़्यादा डिपार्टमेंट की, कि उनकी किसी भी सिचुएशन में जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो आपस में उनका लड़ाई झगड़ा जो है वो हो सकता है। चाहे तो फंड्स जो है वो उनको अगर अरेंज कराए जाते हैं उसके हिसाब से या किसी और तरीके से। इनफ्लेक्सिबिलिटी रहेगी,
और अगर सेम ही जो है वो स्किल्स के लोग जो है वो नॉलेज करते हैं तो उनको लगेगा कि हाँ भाई, मैं शायद ज़्यादा काम कर रहा हूँ और मैं इससे ज़्यादा जो है वो इंटेलिजेंट हूँ, या मैं इससे ज़्यादा जो है वो जानकार हूँ। तो ऐसे जो है वो अगर किसी को अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी तो आपस में जो है वो इस तरीके से इनफ्लेक्सिबिलिटी भी रह सकती है। अब हमारे पास जो है वो सेकंड वन है डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं उसके हिसाब से अगर जो है वो रखा जाए तो डिवीज़न ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई जा सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें सैमसंग है, रिलायंस है, या बाकी कोई और बड़ी कंपनी जो है, तो उनका जो स्ट्रक्चर जो है बिजनेस फर्म का, अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कैटेगरी के हिसाब से, तो उसी हिसाब से रखा जाता है। इसके मेन जो है वो क्या है, ये हेल्प करता है उनको कि किसी भी तरीके से जो है वो अगर प्रोडक्ट जो है वो अगर और ज़्यादा जो है वो बढ़ाना है तो उसमें किसी तरीके से जो है वो आपस में डुप्लीकेसी या डुप्लीकेशन जो है वो का जो है वो ना हो सके। डिवीज़न स्ट्रक्चर जो है उसमें कई डिपार्टमेंट जो है वो होते हैं। डिवीज़न के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं। हर एक डिपार्टमेंट जो है उसका या डिवीज़न जो है वो अलग अलग प्रोडक्शन है, परचेज़ है, फाइनेंस है, सेल्स हैं, उनको अलग अलग तरीके से जो है वो परफॉर्म किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल जो हैं उनको अचीव किया जा सके। और डिविज़नल हेड जो है हर एक डिवीज़न का जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है, चाहे तो जो भी प्रॉफिट या लॉस जो है उस डिवीज़न का जो होता है उसके अकॉर्डिंग। अगर हम देखें जहाँ पे तो हमारे पास जो है वो अगर मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है, वो फुटवियर्स के लिए है, तो परचेज़ भी वो कर रहा है, प्रोडक्शन भी, मार्केटिंग, फाइनेंस भी, इसी तरीके से यूटेंसिल्स हैं उसमें भी इसी तरीके से जो है वो अलग अलग प्लास्टिक्स का है अगर तो परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस जो है वो सारा जो है वो, तो इस तरीके से एक डिविजनल स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया जाता है। अब इस डिविजनल स्ट्रक्चर के जो है वो क्या जो है वो एडवांटेजेस हैं, क्या खासियतें हैं, क्या इसके जो है वो बेनिफिट हैं। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो इसमें स्किल्स की जो है वो डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स है। ठीक है, हर एक एस्पेक्ट्स को जो है वो अगर उन्होंने जो है वो प्रोडक्ट के हिसाब से जो है वो रखना है तो उसमें स्किल्स जो है वो बढ़ सकती है। प्रमोशन जो है नेक्स्ट लेवल पर, हायर लेवल पर जाने के लिए जो है वो डेवलपमेंट जो है वो स्किल की करना जो है वो इम्पोर्टेंट है। परफॉर्मेंस जो है वो मेज़र की जाती है हर एक डिवीज़न की, उनके डिविजनल हेड्स के हिसाब से कि वो कितना प्रॉफिट जो है उसके जो डिवीज़न है उसकी तरफ से हुआ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स की जाती है और अगर कहीं पे भी जो है वो लगता है कि जो परफॉर्मेंस है दैट इज़ पुअर, तो उसको उसके लिए जो है वो रेमेडियल एक्शंस जो है वो लिए जाते हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग है, हर एक डिवीज़न को जो है वो डिविजनल स्ट्रक्चर जो है वो दिया गया है। फ्लेक्सिबिलिटी है, क्विक डिसीजन जो है वो लिए जा सकते हैं। एक्सपेंशन जो है वो इसका ज़्यादा जो है वो आसानी से हो सकता है। अब उसके बाद हमारे पास है डिसएडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर में जो है डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ जो है वो हो सकती है, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो सकता है। सिमिलर टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ जो है वो हर एक डिवीज़न जो है वो अगर करेगा तो उससे डुप्लीकेशन ऑफ काम जो है वो बढ़ सकता है। कन्फ्लिक्ट हो सकती है इसमें, जैसे कि हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर में देखा वैसे ही यहाँ पे कि जो डिवीज़न जो है उनके आपस में कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं एलोकेशन ऑफ फंड्स के तौर पर, और हर एक जो है वो यही ट्राई करेगा कि मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को, और प्रॉफिट जो है वो अलग डिवीज़न के हिसाब से जो है वो होगा। अगर किसी डिवीज़न से जो है वो उनको लगता है कि हमारा जो है वो काम ज़्यादा था, हमारी वजह से प्रॉफिट ज़्यादा है, तो ऐसे कुछ कन्फ्लिक्ट जो है वो हो सकते हैं। और अगर ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट जो है वो छोड़ दिए जाए, मैनेजर जो है उसको पूरी अथॉरिटी है कि वो सुपरवाइज़ कर सकता है हर एक्टिविटी जो कि उसकी डिवीज़न है जो उसको मिली हुई है, तो उसको इससे रिलेटेड जो है वो पावर भी है। तो उसका मेन गोल जो है वो अगर अकेले का अगर वो इग्नोर किया जाए तो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट जो है वो नहीं उसमें जो है वो आ सकते हैं। अब इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉट वैरायटी ऑफ गुड्स जहाँ पे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं
वहाँ पे ज़्यादा सूटेबल जो है वो रहती है। अब ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ फंक्शनिंग करने के लिए हमारे पास जो है वो है फॉर्मल एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें जो है अलग अलग जो है वो हम मैनेजिंग डायरेक्टर है सबसे टॉप पे, और उसका जो है डायरेक्शन जो है फाइनेंस जो एग्जीक्यूटिव है उसके साथ जो है उसका कांटेक्ट रहता है। उसके अलावा उसके पास जो है वो आगे परचेज मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, और उनके आगे जो है सब हेडेड जो है वो दिए हुए हैं। जैसे परचेज मैनेजर है तो परचेज एग्जीक्यूटिव है, प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन सुपरवाइज़र है, फाइनेंस है तो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव है और प्रोडक्शन सुपरवाइज़र जो है वो परचेज मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर के साथ भी जो है वो कनेक्ट रहता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो जहाँ पे जो है मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो कम्युनिकेट करता है परचेज मैनेजर के साथ, प्रोडक्शन मैनेजर के साथ या फाइनेंस मैनेजर के साथ, जो कि उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। और परचेज एग्जीक्यूटिव, प्रोडक्शन सुपरवाइज़र या फाइनेंस एग्जीक्यूटिव जो है उनके साथ भी। तो एक टू वे कम्युनिकेशन जो है वो रहता है एमडी का और फाइनेंस एग्जीक्यूटिव का। कम्युनिकेशन जो है वो फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, जो सुपरवाइज़र है ऑर्गेनाइजेशन में, उनके बीच में भी जो है वो रहता है। मतलब कि आपस में जो है इनका कांटेक्ट जो है वो रहता है, और इस तरीके से जो है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चलती है। अब इसमें हमारे पास फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा, और उसको जो है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो जितने भी प्रोसीजर हैं काम से रिलेटेड जो हैं वो ले डाउन किए जाते हैं, और हर एक को क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी एक जो है वो बाउंड्रीज रखी जाती है। और कोऑर्डिनेशन आपस में जो है उनका होना चाहिए, ताकि जो उनके गोल हैं वो विद इन टाइम जो है वो पूरे किए जा सकें। और गोल्स क्या हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उनका टारगेट है। अब फीचर्स क्या हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, एक तो ये ले डाउन करता है रूल्स एंड प्रोसीजर, जो कि इन ऑब्जेक्टिव्स को, जो कि कंपनी के हैं, ऑर्गेनाइजेशन के हैं, उनका गोल अचीव करने के लिए उनको जो है वो बताए जा सके। इसके अलावा हर एक डिपार्टमेंट के जो एफर्ट्स हैं उनका आपस में सहयोग रहे, आपस में जो है वो एक दूसरे से मिलजुल कर जो है वो काम कर सकें, ऐसा जो है वो इस का जो है वो खासियत है। ज़्यादातर जो है इसमें इस चीज़ पे जो है वो ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपस में एम्प्लॉयज़ के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो ठीक रहें, ताकि वो काम जो है वो सही ढंग से कर सके। हर एक को अथॉरिटी दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, सुपीरियर सुबार्डिनेट रिलेशनशिप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर की मेन जो है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, ताकि टॉप मैनेजमेंट को जो है वो आसानी रहे और ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शनिंग है वो स्मूथली चलती रहे। उसके बाद इसकी जो एडवांटेजेस हैं फार्मल ऑर्गेनाइजेशन की, तो जस्ट लाइक जैसे फीचर्स हैं उसी से रिलेटेड जो है वो है ड्यूटीज़ जो है वो सिपाही की गई है, हर एक मेंबर की क्लियरली डिफाइंड है, जिससे कि किसी भी तरीके का जो है वो कन्फ्यूज़न या डुप्लीकेशन ऑफ वर्क या एफर्ट्स जो है वो नहीं हो सकता है। यूनिटी ऑफ कमांड है, जहाँ पे मैनेजमेंट की हर एक जो है वो अपने मेंटेन कर सकता है यूनिटी ऑफ कमांड को। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो फिक्स की गई है, आपस में पहले से ही प्री डिफाइंड है कि एम्प्लॉयज़ की जो है वो रिलेशनशिप जो है वो क्या है, उनको किसको जो है वो रिपोर्ट करनी है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है इसमें फुलफ़िल करने के लिए जो है हर एक एम्प्लॉय जानता है कि वो क्लियरली अपनी जॉब जो है वो अच्छे तरीके से अगर परफॉर्म करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंप्लीट हो सकते हैं। इससे जो है जो फार्मल ऑर्गेनाइजेशन है इसकी वजह से जो है ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो स्टेबिलिटी रहती है। अब इसी के साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, काम में डिले हो सकता है, साथ ही साथ अगर जो क्रिएटिव टैलेंट उसमें नहीं होगा, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं तो उनमें अगर नहीं होगा तो उससे जो उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ बनाई है जो ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें रुकावट हो सकती है।
अगर काम पे ही ज़्यादा जो है वो ध्यान दिया जाए ऑर्गेनाइजेशन गोल को कंप्लीट करने के लिए, और ह्यूमन जो रिलेशनशिप है उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो इससे भी जो है वो अच्छा असर जो है वो नहीं पड़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन गोल जो है वो कंप्लीट करने में मुश्किल होगी। अगर आम एम्प्लॉयज़ जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी जो कोई डिमांड है उसकी तरफ ध्यान नहीं होगा और सिर्फ काम ही काम करना है, काम पे ही ध्यान रखो, ऐसा कुछ होगा तो तब भी जो है वो ये एक फार्मल ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो डिसएडवांटेजेस के तौर पर जो है वो ली जाएगी। अब उसके बाद है हमारे पास इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेलिबरेटली जो है वो आ जाती है इसमें ड्यू टू लोग जो कमर्शियल कंसिडरेशन है या रिलीजियस या टेस्ट के हिसाब से। एक और जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के कारण जो है आ सकती हैं और या फिर जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जॉइंट रिजल्ट। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है एक नेटवर्क है पर्सनल और सोशल रिलेशंस का, और ये इस्टेब्लिश नहीं होती है या रिक्वायर नहीं की जाती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, बट ये एकदम से स्पॉन्टेनियसली जो है वो पीपल के एसोसिएशन के कारण जो है वो बन सकती है। तो ये कुछ जो है वो डेफिनेशन है जिनके बेस पे हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इमर्ज होती है विद इन ए फार्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो फार्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसी के अंदर जो है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बन जाती है बिकॉज ऑफ द सोशल इंटरेक्शन, कि लोगों के जो हैं वो सोशल इंटरेक्शन की वजह से, इसलिए इसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और इसके कोई भी रूल्स फिक्स नहीं है, ना ही कम्युनिकेशन लाइन जो है इनकी फ़िक्स हैं, और ये फ्लेक्सिबल है इसकी फॉर्म में भी और शेप में भी। अब फीचर्स क्या है इसके? फीचर्स जो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ये विद इन ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है बनती है, इसलिए इसकी इंटरेक्शन जो है वो लोगों के साथ रहती है। ये ग्रुप जो है वो लोगों के जो बिहेवियर हैं उनके स्टैंडर्ड के आधार पर जो है वो बनाया जाता है। ये इंटेंशनली क्रिएट नहीं किया जाता मैनेजमेंट के द्वारा, लेकिन अचानक से जो है वो हालात की वजह से जो है वो बन जाता है। जो मेंबर इसमें जो है वो इंडिपेंडेंट चैनल जो है वो कम्युनिकेशन का रखते हैं, कोई भी डायरेक्शन जो है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की इनके पास नहीं है। ये नेटवर्क है सोशल रिलेशनशिप का, और इसलिए जहाँ पे फिक्स स्ट्रक्चर भी इसका नहीं है। अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है कि सोशल नीड्स को पूरा करता है, प्रोडक्टिविटी जो है पावरफुल पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, प्रोडक्टिविटी और जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो लोगों को मिल सके। फास्ट कम्युनिकेशन होता है इसमें, फास्टर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए जो है हेल्प करता है। अगर किसी भी तरीके से किसी को कंपनसेशन है चाहिए या कुछ चाहिए, तो ये सब कुछ जो है वो इस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो करवाया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? काफ़ी डिफ़िकल्ट है मैनेजमेंट को कोई भी किसी तरीके का बदलाव ऑर्गेनाइजेशन में लाना। क्योंकि अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है उस चीज़ को अपोज करना शुरू कर देगी तो वो किसी भी तरीके का बदलाव जो है वो नहीं ला सकती है। कई दफ़ा तो इसमें इसके कारण जो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से र्यूमर्स भी काफ़ी फैल जाते हैं, तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो र्यूमर्स फैलना शुरू हो जाते हैं। अब जी क्योंकि आम लोग जो कि वहाँ पे हैं उनके द्वारा जो है वो क्रिएट किए जाती है, तो इसमें स्पेशलाइजेशन का जो है वो कोई भी एक्सपीरियंस जो है वो नहीं हो सकता है, तो इट इज़ लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन जो है इसमें पॉसिबल ही नहीं है। अब उसके बाद हमारे पास आता है कंसेप्ट ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन जो है वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो है वो अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करते हैं सुपीरियर टू सुबार्डिनेट। ये ज़रूरी है क्योंकि इससे जो है बिजनेस की फंक्शनिंग जो है वो आसानी से हो सकती है, क्योंकि कोई भी मैटर जो है वो अगर मैनेजर है जहाँ उसके द्वारा परफॉर्म नहीं किया जा सकता,
सारे के सारे काम तो वो खुद जो है वो नहीं कर सकता है, तो अथॉरिटी जो है वो दी जाती किसी और को। तो इट फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दैट इज़ फ्रॉम द सुपीरियर टू हिज सबॉर्डिनेट। एक ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी जो है वो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप के अंडर रहती है, और उन्हीं के जो फंक्शन जो परफॉर्म किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द जो गाइडलाइंस है सुपीरियर की, उसी के हिसाब से चलती हैं। मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है सुपीरियर के लिए, और जो अथॉरिटी उसको दी जाती है उसी के अकॉर्डिंग। अब अगर हम देखें डेलीगेशन जो है वो अथॉरिटी है, इसमें ग्रांट किया जाता है अथॉरिटी सबॉर्डिनेट को, ताकि वो जो भी लिमिट है, जो उनको प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स है, उसके अंदर ही जो है वो सारा काम करे। तो अब इसी के हिसाब से एलिमेंट्स भी हैं डेलीगेशन के, अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है। अथॉरिटी जो है वो रेफ़र करती है राइट जो इंडिविजुअल का, कि उसको कमांड करना है अपने सबॉर्डिनेट को, राइट टू टेक एक्शन एंड डिसीजन विद इन द लिमिट्स। जो लिमिट उसको दी गई है उसके अकॉर्डिंग ही उसको जो है वो सारा काम जो है करना है, क्योंकि ये टॉप टू बॉटम आती है, मतलब कि सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। तो जितने भी पीपल जो हैं जो जानते हैं कि कहाँ पे स्कोप है अथॉरिटी का, तो वो इसको मिस यूटिलाइज जो है वो नहीं कर सकते। अथॉरिटी जो है वो इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो देती है, और इसलिए इसमें जो है अथॉरिटी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी रहती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आगे आगे हमारा इसका एलिमेंट सेकंड, जो सबॉर्डिनेट है उसको परफॉर्म करना है अपनी जॉब प्रॉपरली, इसलिए कोई भी किसी तरीके की ऑब्लिगेशन नहीं होनी चाहिए, तो यही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि ये जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको जो है वो अपवार्ड से जो है वो फ्लो रहता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अथॉरिटी है, जो कि उसको किसी भी पर्सन के साथ डिससेटिस्फेक्शन जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा अथॉरिटी उसको दी जाती है तो वो उसको मिसयूज़ नहीं कर सकता है, और अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको जो है वो दी गई है तो उसको जो है वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी तरीके से जो है वो निभानी है। अब अकाउंटेबिलिटी भी है इसके साथ। अकाउंटेबिलिटी का मतलब हो गया कि उसको आंसर भी देना है, जिन्होंने उनको ये काम जो है वो दिया है उनको आंसर भी देना है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसने कैरी आउट करना है, और अच्छी रिपोर्ट जो है अपनी परफॉर्मेंस की जो है वो अपने सुपीरियर को देनी है। और अथॉरिटी जो है वो सुपीरियर को जो है अगर सुपीरियर द्वारा जो है वो दी जाती है, अपने जो नीचे वाले जो भी उनके एम्प्लॉयज़ होंगे तो वो हमेशा जो है अकाउंटेबल रहेंगे अपने सुपीरियर के लिए। तो अब इसके साथ जो है डेलीगेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। डेलीगेशन जो है वो नेसेसरी है ताकि स्मूथ फंक्शनिंग की जा सके किसी भी बिजनेस की। एज ए मैनेजर जो है वो परफॉर्म कर सकता है अपने फंक्शन अपने हिसाब से, लेकिन उसका आंसर भी उसको देना पड़ेगा, उसको रिज़ल्ट भी जो है वो बताने पड़ेंगे। तो इम्पोर्टेंस क्या है, एक तो इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट रहता है, क्योंकि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है वो हेल्प करती है मैनेजर को कि वो बिल्कुल फ्री है, किसी भी तरीके से रूटीन टास्क का बर्डन उसके ऊपर नहीं है। उसका फोकस क्या है, मेन प्रायोरिटी क्या है कि उसको काम जो है वो अपने बेसिस पे करना है, और कंसंट्रेट करना है कि रिज़ल्ट जो है उसका अच्छा आ सके, जो उसके अंडर जो रिस्पेक्टिव एरियाज़ है। एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट करनी है, डेलीगेशन डेवलप करता है कि एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट होनी चाहिए, मोटिवेट करना है एम्प्लॉयज़ को ताकि वो डेवलप कर सके और मोटिवेशन हो सके एम्प्लॉयज़ की। डेलीगेशन इन्वॉल्व करता है कि जो सुपीरियर्स हैं उनको सबॉर्डिनेट के द्वारा एक कमिटमेंट है, तो उनको काम जो है वो अच्छा करना है, वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करें। इससे आपस में जो है उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एम्प्लॉयज़ का, और वो मोटिवेट कर सकते हैं बाकियों को भी, ताकि काम जो है वो अच्छा हो और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो हैं वो अचीव हो सकें। डेलीगेशन जो है वो
ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और उसको उसकी एक्सपेंशन में भी मदद करता है। ट्रेन और एक्सपीरियंस पर्सनल जो है वो अगर लिए जाते हैं तो नए प्रोजेक्ट में जो है उनकी पोजीशन जो है वो लीडिंग हो सकती है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है ये भी बताती है कि हमें रिपोर्ट जो है वो किसको करनी है, सुपीरियर है, सुबॉर्डिनेट है, और इस हिसाब से उनके बीच में रिलेशनशिप भी जो है वो उसी ढंग से अच्छे चल सकते हैं। बेटर कोऑर्डिनेशन होगा इसके साथ, ठीक है ना। जो डेलीगेशन है जैसे अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, ये क्लियर डिफाइन करता है कि पावर्स क्या है, ड्यूटीज़ क्या हैं और क्या क्या पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन में। ये हेल्प करता है ओवरलैपिंग ऑफ ड्यूटीज़, कि किसी तरीके से ड्यूटीज़ जो है ओवरलैपिंग ना हो, ताकि जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आ सके और जो फंक्शंस है मैनेजमेंट के वो अच्छे तरीके से हर एक डिपार्टमेंट जो है वो इस्टेब्लिश हो सके। नेक्स्ट वन हमारा है जी कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। यूजली अगर हम देखें तो डिसीज़न जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। अब कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पावर जो है वो लोअर लेवल के मैनेजमेंट को भी देती है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो टॉप मैनेजमेंट में होती है, उनको हम कहते हैं सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जहाँ पे जो है ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी पावर्स को जो है वो लोअर लेवल पर देती है, उनको बोलती है डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मतलब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो बताती है कि जो डेलीगेशन है अथॉरिटी है वो ऑर्गेनाइजेशन के हर एक लेवल पे जो है वो दी जाती है। तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो रेफ़र करती है सिस्टमेटिक एफर्ट्स जो कि डेलीगेट किए जा सकते हैं, लोएस्ट लेवल पे भी अथॉरिटी दी जा सकती है, और मतलब सेंट्रल पॉइंट्स के ऊपर ही जो है वो सारी पावर्स जो है वो रहती है, और उन्हीं को जो है वो आगे उनके बीच में डिवाइड किया जा सकता है। हर चीज़ जो है वो इंक्रीज़ करती है इंपॉर्टेंस। सबऑर्डिनेट का रोल क्या है डिसेंट्रलाइजेशन में? एवरीथिंग दैट गोज़ टू रिड्यूस इट इज़ सेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, अब ये दो जो है वो कंसेप्ट आए। अब कंप्लीटली सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि कंप्लीट अथॉरिटी जो है वो डिसीजन मेकिंग की वो टॉप लेवल के पास है। दूसरी तरफ अगर डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका मतलब है डेलीगेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग फंक्शन जो है वो लोएस्ट लेवल में जो है वो है। तो इससे जो है हायर मैनेजरियल पोजीशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो दोनों सिचुएशन में जो है वो दोनों जो है अनरियलिस्टिक हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरी तरह से सेंट्रलाइज नहीं हो सकती और ना ही डिसेंट्रलाइज हो सकती है। यूजली जो सेंट्रलाइज जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सूटेबल रहती है स्मॉल बिजनेस के लिए, लेकिन जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बढ़ता जाता है तो नेचुरली जो है ये मूव होती है डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। इसलिए एम्प्लॉयज़ जो हैं वो क्लोजली आपस में डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं कई तरीके के काम करने के लिए, और नॉलेज जो है उनकी टॉप मैनेजमेंट की जो है वो इन्वॉल्व रहती है। तो जहाँ पे बैलेंस रहता है दोनों के बीच में, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में, दोनों जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो ज़रूरी है। अब इम्पोर्टेंस क्या है डिसेंट्रलाइजेशन की? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिसेंट्रलाइज हो सकती है तो इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहले डेवलप्ड इनिशिएटिव अमॉन्ग सुबॉर्डिनेट्स। जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो हेल्प करती है मैनेजर्स को कि वो लोअर लेवल पे जितने भी डिसीज़न हैं उनको लिए जा सकें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो बेटरमेंट हो सके और जो भी सॉल्यूशन है वो सॉल्व किए जा सकें वेरियस प्रॉब्लम जो भी उनको आती है। मैनेजरियल टैलेंट जो है वो फ्यूचर के लिए जो है वो डेवलप किया जा सकता है डिसेंट्रलाइजेशन के द्वारा। एबिलिटीज़ जो है वो डेवलप की जा सकती है, प्रोवाइड की जा सकती है क्वालिफाइड मैन पावर, क्विक डिसीजन मेकिंग हो सकती है इसमें, जो डिसीज़न है वो आसानी से लिया जा सकता है। टॉप मैनेजमेंट के लिए रिलीफ रहती है, वो रिलीव हो सकता है, ज़्यादा वर्कलोड के कारण टाइम सेव किया जा सकता है, और जो भी प्लान जो है वो बनाए जा सकते हैं स्ट्रैटेजिक, और प्रोवाइड किया जा सकता है डायरेक्शन फर्दर ग्रोथ के लिए। इसी के साथ फैसिलिटेट करती है ग्रोथ। डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो इनेबल करती है मैनेजर को कि वो लोअर लेवल पे
और एज वेल एज द डिपार्टमेंटल हेड्स को परफॉर्म करने दें फुल पोटेंशियल के साथ, ताकि उनमें कंपटीशन जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट के साथ जो है उसकी सेंस भी आ सके। बेटर कंट्रोल रहेगा डिसेंट्रलाइजेशन के कारण। कंट्रीब्यूशन जो है हर एक डिपार्टमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है जो ऑर्गेनाइजेशन को उसको कंप्लीट करने के लिए जो है वो रहेगा। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो भी ठीक रहेगा। हर एक टेक्निक्स जो है वो हम लोग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं टेक्निक्स, जैसे बैलेंस स्कोर कार्ड है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो हर एक काम जो है वो राइट टाइम पे जो है वो दिया जा सकता है, डिसीज़न भी जो है वो राइट टाइम पे लिए जा सकते हैं। तो ये था हमारा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। होप कि आप लोगों को जो है वो अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आप लोगों को जो है वो कुछ भी कमेंट करना हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करने के बाद उस पर लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हैव ए नाइस डे।